तो थियरी तो ये कहती है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन कम रहा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को घटाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने से हो सकता है कि इकोनॉमी में बोरोइंग बढ़े, बोरोइंग से स्पेंडिंग बढ़े और स्पेंडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़े। कन्वर्सली, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन हाई है तो इस इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी, क्योंकि आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमी में प्राइजेस को मेंटेन रखना, उसको बढ़ने नहीं देना। ये प्राइमरी मैंडेट है। अब ये थियरी में सही है, लेकिन इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लो पे होने के बावजूद, अभी आप देखो तो इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन 2.1% रहा अगस्त में, रिकॉर्ड लो के ये जनवरी 2019 के बाद सेकंड लोएस्ट फिगर है। तो रिकॉर्ड लो पे है, फिर भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को पॉज पे क्यों रखा? पिछले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी मीट थी जिसमें आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 5.5% रखा। इनफैक्ट अगस्त महीने की पॉलिसी मीट में भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स गिराए नहीं थे, इवन दो इकोनॉमी जो है हमारी अभी भी धीमा चल रही है। तो क्यों इंटरेस्ट रेट्स को आरबीआई ने कम नहीं किया? वेल, इसके 4 रीजन है, जिसमें से सबसे पहला रीजन तो है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन आप देखो तो हमारा अभी भी 4.2% पे है। अब रिमेंबर कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो अनलाइक हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होता है, कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता। कोर इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल और स्टिकी। कोर इन्फ्लेशन काफ़ी स्टिकी है। कोर इन्फ्लेशन में फैक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, स्कूलिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन तो मॉनसून पे या फिर एक्सटर्नल सेक्टर्स पे काफ़ी डिपेंड रहता है, तो ये मंथ ऑन मंथ काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। कोर इन्फ्लेशन मोर और लेस स्ट्रक्चरल यानी कि लॉन्ग टर्म रहता है। तो कोर इन्फ्लेशन अभी भी हेडलाइन इन्फ्लेशन की कंपैरिजन से थोड़ा हाई है, जिसके कारण आरबीआई को थोड़ा सा नर्वसनेस है और आरबीआई वेट एंड वॉच करना चाहती है। तो ये हो गया नंबर 1 रीजन। सेकेंड रीजन ये है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स है। डोमेस्टिक इकोनॉमी में स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी बरकरार इसलिए है क्योंकि सबसे पहला नंबर तो इंडिया में मॉनसून 2 साल से अच्छी पड़ी है। पिछले साल आप देखो तो मॉनसून ऑलमोस्ट 104% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज था। इस साल सितंबर तक आप देखो तो मॉनसून ऑलमोस्ट 108% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज रहा है, जिसके चलते आप खरीफ क्रॉप्स की बुआई देखो, खरीफ क्रॉप्स का एकरेज जिसको बोलते हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 0.63% ज्यादा है। यानी कि पिछले साल इस साल आप देखो तो 120 लाख हेक्टर्स जितनी बुआई हुई है खरीफ क्रॉप्स की, जो कि पिछले साल थी 113 लाख हेक्टर्स। तो खरीफ क्रॉप्स का एकरेज अच्छा हुआ है क्योंकि मॉनसून अच्छी रही है, और मॉनसून अच्छी रही है उसका सीधा इम्पैक्ट रिजर्वोयर लेवल्स पे भी पड़ा है। तो हमारे रिजर्वोयर लेवल्स देखो वो ऑलमोस्ट पिछले साल की कंपैरिजन से 1% ज्यादा भरे हुए हैं। रिमेंबर कि पिछले साल अच्छी मॉनसून हुई थी, तो इस साल खरीफ क्रॉप्स का एकरेज अच्छा होना, रिजर्वोयर लेवल्स फुल होना, वो एक हाई बेस पे हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। रिजर्वोयर लेवल्स फुल है। इन सारी चीज़ों का, इन तीनों फैक्टर्स का सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? वो पड़ा है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखो तो अगस्त महीने में ट्रैक्टर सेल्स फॉर इंस्टेंस 30% ज्यादा रही है ईयर ऑन ईयर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर काफी स्ट्रांग चल रहा है, हमारा रूरल सेक्टर। देन सर्विसेज सेक्टर आप देखो तो वो भी काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करने में सर्विसेज सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अप्रैल से लेके अभी तक सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ ऑलमोस्ट 14 to 16% जितना रहा है। सर्विसेज सेक्टर के एक्सपोर्ट का ग्रोथ, सर्विसेज सेक्टर काफी स्ट्रांग है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अप्रैल में जून महीने की बात करो तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.2% ऑफ जीडीपी रहा है, जो कि 2024 के अप्रैल में और जून महीने में 0.9% ऑफ जीडीपी रहा था। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम रहा है। हालांकि अब टैरिफ जो इंडिया के अगेंस्ट में बढ़े हैं, यूएस के द्वारा ऑलमोस्ट 50% हो गए हैं, ऊपर से H1B वीजा पे भी फीस हाइक हुई है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ट्रेड पे पड़ सकता है। हमारे एक्सपोर्ट्स आगे जाके कम हो सकते हैं। साथ साथ रेमिटेंसेस भी जो है, यानी कि एनआरआईज जो डॉलर्स इंडिया में भेज रहे हैं वो भी कम हो सकते हैं आगे जाके। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा थोड़ा अब बढ़ सकता है, स्पेशली जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में। तो वो डेटा जब इस महीने आरबीआई रिलीज करेगी तो हम CAD करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा रिविजिट करेंगे और देखेंगे कि ये जो यूएस ने जो टैरिफ्स और
H1B वीज़ा पे जो हाइक किया है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है, लेकिन अभी के लिए CAD काफ़ी लो है 0.2% ऑफ GDP पे। और इसके चलते RBI के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व वो $700 बिलियन क्रॉस कर गया है। फॉरेक्स रिजर्व RBI के पास ज़्यादा होना, इसका मतलब ये है कि जब भी रूपी पे शार्प प्रेशर आएगा, वन डायरेक्शनल प्रेशर आएगा, तो RBI ये फॉरेक्स डॉलर्स जो है वो बेच के रूपी को स्टेबलाइज कर सकती है। हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा कि RBI ज़्यादा इंटरवीन कर रही है, रूपी को डेप्रिशिएट करने दे रही है। मे बी ये RBI को होप्स है कि रूपी डेप्रिशिएट होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो डैमेज होंगे US के टैरिफ्स के चलते, तो एक्सपोर्ट्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले रूपी को डेप्रिशिएट होने से। तो इसलिए RBI ज़्यादा एक्टिवली मार्केट में इंटरवीन नहीं कर रही रूपी को स्टेबलाइज करने के लिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है अभी। एंड देन फाइनली 8th पॉइंट, क्यों हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी आगे जाके भी स्ट्रांग रह सकता है, इसका रीजन है GST रेट जो रिड्यूस किए हैं। तो GST रेट्स रिड्यूस करने से इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 0.5 to 1% जितना इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। हालांकि टैरिफ से भी 0.5 to 0.9 या 1% जितना डैमेज हो सकता है। तो इसका नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा। तो RBI इसके लिए भी वेट एंड वॉच कर रही है कि हालांकि डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर में काफ़ी वीकनेस है। अगेन एक्सटर्नल सेक्टर का आपको देखना हो तो पिछले संडे का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी एक्सटर्नल सेक्टर की सिचुएशन हमारी क्या है। लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर इन शॉर्ट काफ़ी वीक चल रहा है, डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो RBI को देखना है कि इसका ग्रोथ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आगे जाके। तो ये सेकंड रीजन है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है, सो RBI को वेट एंड वॉच करना है। अब थर्ड रीजन है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है RBI ने फरवरी से लेके अभी तक, फरवरी के पहले 6.5% था, फरवरी और जून में RBI ने ऑलमोस्ट 1% जितना रिड्यूस किया, तो 5.5% है अभी रेपो रेट। तो रिड्यूस जो किया है उसका लैग्ड इम्पैक्ट होता है। लैग्ड इम्पैक्ट का मतलब ये है कि इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट आने में 6 months to 18 months जितना लग सकता है। तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी ट्रांसमिशन यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन होना चाहिए इकोनॉमी में वाया द बैंकिंग सेक्टर, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। इनफैक्ट ये टाइम क्यों लगता है, आप देखो तो बैंक्स जो है वो जब लेंडिंग करती है तो ये लेंडिंग पे जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से लिंक्ड रहते हैं। ऑलमोस्ट 60% लोन्स जो है वो रेपो रेट से लिंक्ड रहते हैं। अब जब रेपो रेट RBI रिड्यूस करेगी तो नेचुरली बैंक्स ये जो रेपो रेट लिंक्ड लोन्स है 62% वो तो रिड्यूस करेगी, लेकिन डिपॉजिट्स जो है स्पेशली टर्म डिपॉजिट्स उसको इमीडिएटली रिड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि टर्म यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो 1, 2 या 3 ईयर्स के लिए होते हैं। तो जैसे जैसे मेच्योर होते हैं और फ्रेश डिपॉजिट्स जब लोग लेते हैं तो उस पर रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स दे सकते हैं, लेकिन अभी जो डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है उस पर तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं कर सकती। तो अगर लेंडिंग रेट रिड्यूस करेगी लेकिन डिपॉजिट रेट अगर हाई रहेंगे तो बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम हो जाएंगे, बैंक्स के मार्जिन कम हो जाएंगे। और ये आपको अभी के तौर पे भी दिखेगा कि पिछले कुछ महीनों से बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिड्यूस हुए हैं। तो अभी फॉर इंस्टेंस बैंक्स जो 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1 परसेंटेज पॉइंट जो RBI ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है फरवरी से लेके अभी तक, उसके सामने बैंक्स ने 0.58 परसेंटेज पॉइंट लेंडिंग रेट रिड्यूस की है। वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट जिसको बोलते हैं WALR, वो रिड्यूस की है। इसका फुल इम्पैक्ट आने में 6 to 18 months लग सकता है। 18 months यानी कि ऑलमोस्ट आप देखो तो नेक्स्ट मई जून तक इसका फुल इम्पैक्ट दिखेगा। तो इसके लिए भी RBI को वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांसमिशन फुल्ली नहीं हुआ। देन फाइनली फोर्थ रीजन है क्यों RBI ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं किया, उसका फोर्थ रीजन है आउटपुट गैप। आउटपुट गैप का मतलब क्या है? आउटपुट गैप यानी कि एक्चुअल GDP ग्रोथ जो है, GDP ग्रोथ माइनस पोटेंशियल GDP ग्रोथ। अब पोटेंशियल GDP ग्रोथ का मतलब क्या है? पोटेंशियल GDP ग्रोथ को सिंपल टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो वो है मैक्सिमम सस्टेनेबल ग्रोथ। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करने के लिए 3 मुख्य फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। एक तो है लेबर, यानी कि हमारे देश में कितने वर्कर्स है, ये वर्कर्स कितने स्किल्ड है और उनकी हेल्थ कैसी है। लेबर इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। देन सेकंड है कैपिटल, राइट। सो कैपिटल में लैंड है, रोड्स है, पावर प्लांट्स है,
इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स है, फैक्ट्रीज है, ये सारी चीज़ें कैपिटल में आती है और ये कैपिटल भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। एंड देन फाइनली थर्ड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी कि लैंड यानी कि लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल कितने एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी से होते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ये तीन मेन रिसोर्सेज है। अब मानोगे इंटरेस्ट रेट्स अगर इकोनॉमी में कम है और डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी इसका मतलब कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड स्ट्रांग होगी, डिमांड स्ट्रांग होगी और लेबर और कैपिटल और टेक्नोलॉजी इनफ होंगे इकोनॉमी में कि ये डिमांड को सर्व कर पाए तो बात तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा स्ट्रांग हो और लेबर यानी फुल्ली एम्प्लॉयड हो, लेबर एम्प्लॉयमेंट 100% हो, कैपिटल भी जो है वो 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहा हो, लेकिन डिमांड इससे भी ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर कंपनीज अपने प्राइजेस बढ़ाएगी, कंपनी प्राइजेस बढ़ाएगी और जो लेबर भी जो है, एम्प्लॉयज़ है, वो ज़्यादा वेजेस मांगेंगे। ये चीज़ हमने 2021-22 में आईटी सेक्टर में देखा, राइट, कि आईटी सेक्टर में डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी कोविड के बाद, क्लाउड माइग्रेशन कंपनीज में काफ़ी बढ़ गया था, तो आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ जो है वो दूसरी कंपनीज में ना जाए, इसके लिए इन कंपनीज ने सैलरीज बढ़ाना शुरू किया, इंक्रीमेंट करना शुरू किया। तो ये चीज़ हमने 2021-22 में देखी, एम्प्लॉयज़ सैलरी ज़्यादा मांगते हैं और ये चीज़ जो है ये इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है, क्योंकि कंपनीज प्राइसेस बढ़ा देते हैं गुड्स के, तो ये इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है, इन्फ्लेशन को बढ़ाती है जब इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। कन्वर्सली अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो इन्फ्लेशन तो कम होगा, लेकिन इकोनॉमी में डिमांड भी कम रहेगी, क्योंकि ईएमआईस बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट हाई होने से ईएमआई के रेट्स बढ़ जाएंगे, ईएमआई के रेट्स बढ़ेंगे तो लोग बोरो कम करेंगे, स्पेंड कम करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे कैपिटल अंडर यूटिलाइज रहेगी और थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो लेबर और कैपिटल जो है वो आइडल रहेंगे, 100% कैपेसिटी पे नहीं रहेंगे। तो इंटरेस्ट रेट हाई होना, ज़्यादा हाई होना भी बुरी बात है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लो होना भी बुरी बात है। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि ये जो आउटपुट गैप है, यानी कि एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच में जो गैप है, वो गैप ना हो, वो गैप जीरो हो। वो गैप जीरो कब होगा? जब इंटरेस्ट रेट जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। इस इक्विलिब्रियम स्टेट को बोलते हैं न्यूट्रल रेट, NEUTRAL, न्यूट्रल रियल रेट। न्यूट्रल रियल रेट यानी कि इकोनॉमी ज्यादा, वो इंटरेस्ट रेट जिससे इकोनॉमी ना तो ओवरहीट हो रही है, ना तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ना ही इकोनॉमी कूल ऑफ हो रही है, यानी कि ना ही इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल है। ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल रियल रेट बोलते हैं। अब अभी के सिनेरियो में आप देखो तो हमारा रेपो रेट क्या है? हमारा रेपो रेट जो है वो 5.5% है, ठीक है। और आरबीआई के हिसाब से नेक्स्ट ईयर FY27 में इन्फ्लेशन 4.5% रहने वाला है। हम नेक्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन क्यों देखते हैं? क्योंकि आरबीआई हमेशा से फ्यूचर का देखती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। करंट इन्फ्लेशन से आरबीआई को इतना लेना देना नहीं है। आरबीआई को ये चाहिए कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन कितना हो। क्यों? क्योंकि रिमेंबर कि इंटरेस्ट रेट्स का जो इम्पैक्ट है वो लैग्ड रहता है, 6 to 18 मंथ्स के बाद दिखता है। तो आरबीआई ने अभी जो रेट्स रिड्यूस किया है उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर दिखेगा, तो नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन क्या होगा ये आरबीआई को लेना देना है। इसलिए आरबीआई FY27 में इन्फ्लेशन कितना रहेगा ये सोचते हैं। तो आरबीआई के प्रोजेक्शंस के हिसाब से इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 4.5% रहेगा नेक्स्ट ईयर FY27 में, जिसका मतलब ये है कि रियल रेट जो है इंडिया का वो अभी 1% है। रियल रेट 1% है। इसके अगेंस्ट में न्यूट्रल रियल रेट आप देखो, यानी कि इक्विलिब्रियम रेट जो है वो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से 1.4 to 1.9% होना चाहिए। अब ये इकोनॉमिस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के द्वारा, जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सफाइस टू से कि 1.4 to 1.9% जो है वो इंडिया का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है। वो इंटरेस्ट रेट जिससे इकोनॉमी ना तो ओवरहीट होगी ना ही कूल ऑफ होगी, वो है 1 पॉइंट। अगेन आई राइट इट डाउन, इसको रब कर देता हूं एंड लेट मी राइट इट डाउन अगेन, कि इंडिया का जो रेपो रेट है करंटली वो 5.5% है। FY27 का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो आरबीआई का है वो 4.5% है, जिसका मतलब है कि रियल रेट 1% है। 5.5% माइनस 4% वो 1% है। लेकिन न्यूट्रल रियल रेट यानी कि इक्विलिब्रियम रेट जो हमने डिस्कस किया वो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से है 1.4 to 1.9%, बट फॉर आवर केस लेट्स अज्यूम 1.5%, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि अभी इंटरेस्ट रेट काफी लो है। इंटरेस्ट रेट्स को 0.5% जितना बढ़ा सकते हैं।
नाउ अगेन न्यूट्रल रियल रेट जो है वो एक शिफ्टिंग रियल रेट है, ये स्टोन पे नहीं लिखी, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखते चेंज हो सकती है। सो फॉर इंस्टेंस अगर काफ़ी टाइम तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो रहे तो फिर ये न्यूट्रल रियल रेट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो सकती है। कन्वर्सली अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय तक अगर स्ट्रांग रहे तो न्यूट्रल रियल रेट जो है उसका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मतलब वो हाई रहेगी। अभी के हिसाब से 1.5% पकड़े और इंडिया में रियल रेट जो है वो 1% है, यानी कि इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज़्यादा अकोमोडेटिव है, ज़्यादा लूज है अभी कंपेयर टू द न्यूट्रल रियल रेट। इसीलिए भी हो सकता है कि आरबीआई ने इंडिया की इंटरेस्ट रेट जो है उसको घटाया नहीं है, क्योंकि आरबीआई को देखना है कि टैरिफ का इम्पैक्ट और उसके सामने जीएसटी रेट्स को जो रिड्यूस किया है उसका इम्पैक्ट, प्लस मॉनसून अच्छी रही है तो रूरल इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है, और ऊपर से हमारी जो रियल रेट्स जो है वो तो न्यूट्रल रियल रेट से कम है ही। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आगे जाके क्या रहेगा, हो सकता है शायद अगर मानो जुलाई, अगस्त और सितंबर Q2 की जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं बढ़ी शार्पली तो हो सकता है कि दिसंबर में आरबीआई रेट्स रिड्यूस करे, लेकिन अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ अ वाइज डिसीजन। तो ये हो गया आज के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते विद मोर इंटरेस्टिंग डेटा। आई होप ये वीडियो इंसाइटफुल रहा हो, थोड़ा लंबा रहा है बट ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो हैव अ ग्रेट वीक, मिलते हैं अगले हफ्ते।